सिंधी भाषा से अनुवादित कहानी हिंदी में जुलूस। कहानी की लेखिका है इंदिरा वासीवाणी। कहानी का अनुवाद देवी नागरानी जी ने किया। जुलूस। आजादी के दिन ही बाबा का सुबह सवेरे देहांत हुआ। वैसे उसके पहले दिन उनकी तबीयत इतनी खराब ना थी। खराब क्या, बिल्कुल कुछ भी ना था। पर अचानक ही बाबा ने आधी रात को बेचैनी महसूस की। दादा ताऊ दोनों ने बिना समय गवाए उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। ताऊ ने मारुति इतनी तेज चलाई कि हॉस्पिटल पहुंचने में 4 मिनट से ज्यादा न लगे। डॉक्टरों ने जाने कितने प्रयास किए, सुइयां लगाई, पर बाबा को बचाने में हर कोशिश नाकामयाब रही। ताऊ की जान पहचान का विस्तार वैसे भी बड़ा है। दादा तो है ठंडे घड़े की तरह, धूप में रखो या छांव में पानी हमेशा ठंडा रहता। ताऊ ऐसे नहीं, वकालत के काम में काफी निपुण है और राजनीति के खेल में भी माहिर हो रहे हैं। वो भी जब से सरकारी पार्टी में उनका एक खास मुकाम बना है, उनकी बहुत चलने लगी। बाबा के देहांत पर मां शांति रही। दादा की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बाकी ताऊ ने खुद पर ज़ाब्ता रखने की भरपूर कोशिश जारी रखी। कितनी गुर्बत में दिन गुजारे थे। टूटी हुई चप्पल और सिलाई की हुई कमीज पहनकर ताऊ स्कूल जाता था। ताऊ जितने ही पढ़ने में होशियार थे, उतने ही बात करने में भी। कभी कभी स्कूल में भी विचारों पर बहस में भागीदारी लिया करते थे, इनाम भी देते थे। इसलिए मास्टरों का भी वो प्रिय शागिर्द बन गया था। एक कमरे वाला घर था जिसमें सभी रहते थे। घर के बाहर ही एक छोटी कैबिन में बाबा जरूरत की चीजें रखकर बेचते थे। माँ सुबह उठकर कभी चने, कभी मूंग तो फिर कभी चौली पकाकर उन्हें थाल में भरकर देती, जो 2-3 घंटों में ही बन जाते थे। उन्हीं पैसों से वो घर की जरूरत की चीजें लेकर खाने का जुगाड़ करती। लाओ तो खाओ वाला हिसाब था, पर बाबा ने कभी दिल को मायूस होने नहीं दिया। वे दुखों को जिंदगी की सुंदरता मानते थे और कहा करते रहे कि इंसान कभी एक सी अवस्था में नहीं रहता। यही जिंदगी जो बिताई, उससे वे काफी संतुष्ट थे। यही कारण था कि आगे चलकर ताऊ की अच्छी कमाई के बावजूद भी वे इस एक कमरे वाले पुराने मकान को छोड़कर नए बड़े घर में जाने को तैयार न थे। दुख के दिन बीत गए, ताऊ सबसे आगे निकल गए। वकालत के धंधे में धन व शोहरत दोनों कमाए। अपने लिए पढ़ी लिखी नौकरी करती हुई लड़की ढूंढकर उससे ब्याह कर लिया। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाई। घर की व्यवस्था सब ठीक ही चल रही थी। अपने बड़े घर में एक हिस्सा दादा और छोटे भाई को, बाकी एक भाई पुराने एक कमरे वाले घर में ही रहा। ताऊ ने बाबा से कहा था, अब ये केबिन बंद करके घर में आराम करो। बाबा ने कहा, बेटा जब तक जिंदा हूं तब तक इस केबिन से निभाऊंगा। मेरे मरने के बाद जैसे चाहो वैसे कर लो। कमाई के लिए धंधा नहीं करता, बस वक्त कट जाता है। वैसे भी बड़ी उम्र में शरीर से काम लेना ही चाहिए, नहीं तो हड्डियां जम जाती हैं। ताऊ के मनचाहे विषय थे हिंदी और राजनीति। राजनीति का उन्हें शौक रहा और अच्छा अभ्यास भी करते थे। एक बार आजाद उम्मीदवार के तौर चुनाव में खड़े रहे। सरकारी पार्टी की तरफ से बहुत पैसे देकर उनका हाथ ऊपर करवाया। बाद में उसी पार्टी का सदस्य बनकर काम करते रहे। सामाजिक काम, नौकरी लेकर देना, छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए मशहूरी भी मिली। हालांकि शुरुआती दौर में उसके दुश्मन भी बहुत थे। धीरे धीरे पानी में ठहराव आते गया और उनके हिमायती बढ़ते गए। बाबा सुबह गुजरे। ताऊ को झंडे की सलामी के लिए जाना ही था और उसके बाद एक दुकान का मुहूर्त भी करना था। झंडे के सलामी के लिए असेंबली मेंबर आने वाला था। सुबह उसने शास्त्री जी को अपने
पिता के देहांत की खबर दी थी। उसने कहा सलामी का काम पूरा करके आपके पास आऊंगा। ताऊ को पता चला कि डिप्टी मिनिस्टर भी अपने गांव आया हुआ है। यहाँ से 25-30 मील के फासले पर ही वो गांव था। ताऊ ने उसे भी फोन के द्वारा ये जानकारी दी। डिप्टी मिनिस्टर ने कहा मैं भी समय पर पहुंच जाऊंगा, फिर भी कुछ देर हो सकती है। नहीं साहब, ऐसे कैसे होगा, यहाँ तो बड़ा जुलूस निकलेगा जिसका मार्गदर्शन आपको ही करना है, ताऊ ने जोर देते हुए कहा। वजीर साहब कुछ कह नहीं पाए। उन्हें पता था कि उस इलाके के वोटों पर ताऊ का बड़ा कब्जा है। आखिर आने का वक्त तय हो गया। ताऊ के चेहरे पर मुस्कान थी, खेल को जीतने जैसे। उसने बाहर आकर हाथ जोड़ते हुए सबको बताया नायब मंत्री महोदय खुद आकर इस जुलूस का मार्गदर्शन करेंगे और पूरे 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे। तब तक और भी लोग झंडे की सलामी से फारिग हो जाएंगे, इसलिए आखिरी सफर का वक्त 10 बजे रखते हैं। लोगों में खुशी की लहर फैल गई। जिनकी ताऊ से नहीं बनती थी उनके चेहरे उतर गए। एक ने कहा बाप की मौत पर मंत्री महोदय आ रहे हैं, अरे लगता है पगला गया है। दूसरे ने कहा पागल नहीं है, बस सब वोटों का खेल है। तीसरे ने अकलमंदी दिखाते हुए कहा भाई पार्टी का जोर है, आज अगर उसके घर का कुत्ता भी मरता तो नायब मंत्री आते। ये नेता होते ही स्वार्थी, इसलिए तो वो गधे को भी बाप बना लेते। 2-3 लोगों ने उन्हें होठों पर उंगली रखने की हिदायत दी, ये कहते हुए कि दीवारों को भी कान होते हैं। ताऊ का उत्साह बढ़ गया। 2-3 लोग लगवाकर उन्हें घर के सामने सफाई करने की हिदायत दी। वीडियो कैसेट निकलवाने का बंदोबस्त किया। फोटोग्राफर तो पहले ही आ चुका था। बताशे और नारियल का ऑर्डर भेज दिया गया। सब उसके काम में हाथ बटा रहे थे। अब ताऊ फकत सोफा पर बैठकर फोन कर रहे थे। खादी का कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो गए। उनका सारा ध्यान बाहर था कि कब मोटर का हॉर्न बजता है और कब पुलिस का यूनिट आता है। इस बीच में जिला के एसपी, तालुक के डिप्टी कलेक्टर, शहर के पीआई के फोन आ चुके थे। पुलिस की जीप पहुंचते ही इर्द गिर्द खाकी वर्दी वाले बहुत खबरदारी से यहाँ वहाँ आंखें फिरा रहे थे। ऐसे मौकों पर उनमें काफी फुर्ती आ जाती, खास करके आजकल जब नेताओं के पीछे उनके विरोधी दल के आदमी हाथ धोकर पड़े रहते। अर्थी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अंदर से औरतों के रोने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। जहां जहां कैमरा फिर रहा था उसी तरफ लोगों के चेहरे भी फिर रहे थे। कोई अपनी नाक साफ कर रहा, कोई अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल कर रहा, तो कोई अपना सिर पीटे जा रहा था। कुछ तो चीखने चिल्लाने में व्यस्त थे। नायब मंत्री और उनके साथ शहर के कुछ मुख्य आदमी आए तो बैठे हुए लोगों में हलचल मच गई। ताऊ उन्हें ले आने के लिए आंखों पर रुमाल रखकर आगे बढ़े। नायब मंत्री ने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए उसके कंधों को थपथपाना शुरू किया। लोगों ने मंत्री को घेर लिया। कुछ उसके पांव छूने लगे, कुछ हाथ बांधे खड़े रहे। दादा उन्हें हाथ पकड़कर अर्थी की तरफ ले गए। सेक्रेटरी ने मंत्री को लाए हुए फूल दिए जो उन्होंने अर्थी पर अर्पण करके हाथ जोड़े। कैमरा फिरता रहा। मंत्री महोदय की जय, मंत्री महोदय की जय। अर्थी को कंधा देने के लिए बेइंतहा भीड़ हो गई थी। आखिर पहले 4 बेटों ने कंधा दिया। राम नाम सत्य है, वाह गुरु संग है। आहिस्ते आहिस्ते कंधे बदलते रहे। अर्थी को एक श्रृंगारी गई ट्रक में रखा गया। कितने ही ठेकेदारों ने अपने ट्रकें लगाई थी, कुछ मोटरें, कुछ स्कूटर लाए थे। बाबा जी अमर रहे। मंत्री महोदय की जय, बाबा जी की जय। राम नाम संग है, हरि नाम सत्य है। मंत्री महोदय की जय, बाबा अमर रहे। बताशे, फूल और सिक्के फेंके जा रहे। ताऊ मंत्री महोदय के साथ उसकी कार में जा बैठे। कैमरे का फोकस अब उस तरफ था। आगे पुलिस की जीप थी, उसके पीछे मंत्री की कार और उसके पीछे पुलिस, फिर अस्थि वाली ट्रक और बड़े आदमियों की मोटरें और स्कूटर।
जुलूस काफी बड़ा था। 5 मिनट के पश्चात नायब मंत्री की कार रुकी और उसने ताऊ से इजाजत ली। ताऊ ने उनका शुक्राना माना और लौटकर अपनी कार में बैठ गए। उसके चेहरे पर संतोष की रेखाएं जाहिर थी। मंत्री की कार के साथ कितनी मोटरों व स्कूटरों ने रुख बदला। इसके बावजूद भी शमशान भूमि तक जुलूस में बहुत आदमी थे। अर्थी शमशान भूमि में पहुंच गई थी। लोगों की बातचीत का सिलसिला जारी था। बाबा की आत्मा को ये सब देखकर कितनी शांति मिलती है। दूसरे ने कहा, बाबा अच्छा इंसान था, कोई घमंड नहीं था। तीसरे ने कहा, कल तक भी उन्होंने केबिन में बैठकर गोलियां बेची। किसी ने कहा, कभी कभी बच्चों को मुफ्त में चीजें दिया करते थे। भाई जिसने खुद गरीबी में दिन बिताए उसको ही गरीबों की कदर होगी। एक और ने कहा, ताऊ के दिमाग में भी अभी कुछ गुरूर बैठा है। आहिस्ते बोलो, आहिस्ते भागो। पहले तो वो भी अपनी गरीबी के गुण गाया करता था। भाई फिर भी और नेताओं से बेहतर है। किसी को लूटता तो नहीं, गरीबों की पीड़ा को महसूस तो करता है। बाकी है गरीबों का खानदान। ये तो अच्छा है कि ताऊ पढ़ लिख गए, अच्छे वकील बने और तरक्की कर ली, और ऊपर से सरकारी पार्टी के नेता। वरना क्या मुझ जैसे के पास मंत्री आते या इतनी भीड़ साथ होती। अर्थी से आग के शोले निकलने लगे। लोगों ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए वापस लौटना शुरू कर दिया। कुछ एक की तो अंदर की आग भी बाहर निकली। अरे भाई, ये तो उनकी चमचागिरी करनी है, पर बाबा की आत्मा भी क्या याद करेगी, किसी ने व्यंग कहा। ताऊ जब घर लौटे तो उसके चेहरे पर फख्र वाली जीत थी। इस इलेक्शन में उसके जीतने की संभावना। फिर ऐसे जुलूसों में उसे भी